नमस्कार। आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में आपका स्वागत है। हम बात करने वाले हैं ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच हुए बीजिंग शिखर सम्मेलन की। और सिर्फ इस मीटिंग की नहीं, बल्कि इस बात की कि कैसे इस ऐतिहासिक मुलाकात का असर दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया पर एक बेहद जटिल लहर की तरह पड़ रहा है। मतलब, ये सिर्फ दो देशों की बातचीत नहीं थी, बल्कि पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र के भविष्य का एक खाका था। अब एक बहुत ही बुनियादी सा सवाल उठता है। जब दुनिया की दो सबसे बड़ी महाशक्तियां एक ही मेज पर आमने सामने बैठती हैं, तो बाकी दुनिया का क्या होता है? सच्चाई तो यह है कि जब ये दो जायंट्स मिलते हैं, तो उनके फैसलों और यहां तक कि उनकी असहमतियों से जो झटके पैदा होते हैं, वो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देते हैं, खासकर हमारे इस क्षेत्र को। ये झटके इतने विशाल होते हैं कि किसी भी छोटे देश के लिए इनसे बच पाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो इस विश्लेषण में हम इन्हीं प्रभावों का समझेंगे। हम शुरुआत करेंगे इस सम्मेलन के तात्कालिक नतीजों से, जिसे हम छोटी जीत कह सकते हैं। उसके बाद हम उन बड़े प्रघातों यानी शॉक वेव्स पर नजर डालेंगे जो ऊर्जा संकट, सुरक्षा की अनदेखी और तकनीक व संसाधनों के क्षेत्र में महसूस किए जा रहे हैं। फिर हम देखेंगे कि क्षेत्र के देश इसके जवाब में कैसे विविधता ला रहे हैं, और अंत में एक अनिश्चित भविष्य की बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले बिंदु की, केंद्र बिंदु, छोटी जीत। इस पूरे भू राजनीतिक भूचाल के बिल्कुल केंद्र में अगर हम देखें, तो एक बात साफ है, ये शिखर सम्मेलन पूरी तरह से कोई आपदा नहीं था। कूटनीतिक नजरिए से सिर्फ ये बात ही बहुत मायने रखती है कि तमाम तनावों के बावजूद दुनिया के दो सबसे ताकतवर नेता कम से कम आमने सामने बैठे तो सही। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के लिए ये एक बहुत बड़ी राहत की सांस थी, जिसने ये इशारा किया कि संबंध अभी पूरी तरह से टूटे नहीं हैं। और सबसे बड़ी राहत की बात क्या रही? वो ये कि अमेरिका और चीन ने कोई ऐसा विशेष या एक्सक्लूसिव द्विपक्षीय व्यापार समझौता नहीं किया जो दक्षिण पूर्व एशियाई निर्यातकों को पूरी तरह तबाह कर देता। देखिए, शिखर सम्मेलन से पहले बाजारों में एक बहुत बड़ा डर फैला हुआ था। डर इस बात का कि कहीं ये दोनों महाशक्तियां अपने व्यापारिक मसले सुलझाने के चक्कर में इस क्षेत्र की सप्लाई चेन को ही किनारे ना कर दें। लेकिन सौभाग्य से ऐसा कोई भी विनाशकारी कदम नहीं उठाया गया। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की ओर, जो है पहला बड़ा प्रघात, ऊर्जा संकट। ये वो पहला बड़ा झटका है जो इस मीटिंग के ठीक बाद महसूस किया गया। ईरान संघर्ष पर किसी भी तरह का स्पष्ट समाधान ना निकल पाना इस पूरे क्षेत्र के लिए खतरे की एक बहुत बड़ी घंटी है। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के देश प्राकृतिक गैस और तेल के लिए खाड़ी देशों पर भारी निर्भरता रखते हैं। वहां की जरा सी भी अस्थिरता सीधा यहां की अर्थव्यवस्था पर चोट करती है। सबको उम्मीद थी कि चीन इस मामले में कोई बीच का रास्ता निकालेगा, लेकिन दावों के बिल्कुल उलट हुआ कुछ और ही। चीन की तरफ से ऐसा कोई ठोस वादा नहीं किया गया कि वो ईरान को हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में अनिश्चित काल तक टोल वसूलने से रोकेगा। बल्कि हैरानी की बात तो यह है कि ईरान वहां से गुजरने वाले जहाज़ों से पैसा वसूलने का एक नया सिस्टम खड़ा कर रहा है। और पता है, चीन उसे पर्यावरणीय रखरखाव यानी एनवायरमेंटल अपकीप के नाम पर फीस भी दे रहा है, जो कि सच कहें तो बस टोल वसूलने का ही एक दूसरा नाम है। इस ऊर्जा संकट का असर कितना खौफनाक हो सकता है, इसे सिर्फ इस एक संख्या से समझिए, 88 लाख। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की एक बेहद गंभीर चेतावनी है कि इस क्षेत्र के लगभग 88 लाख लोग सीधे गरीबी में धकेले जाने के खतरे में हैं। और इतना ही नहीं, पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र को करीब $299 बिलियन का भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये सीधा 1997 के विनाशकारी एशियाई वित्तीय संकट की याद दिलाता है। इस पूरी स्थिति को ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन की सामंथा ग्रॉस के एक कथन से बहुत सटीक तरीके से समझा जा सकता है। उनका कहना है कि जिन देशों के पास प्रतिक्रिया देने के लिए सबसे कम संसाधन है, या जो उपभोक्ता भुगतान करने में सबसे कम सक्षम है, वही सबसे पहले सब कुछ महसूस करते हैं। ये बात आज के संकट पर 100% फिट बैठती है। जब कूटनीतिक स्तर पर शॉर्ट टर्म समाधान नहीं मिलते, तो सबसे पहला और सबसे गहरा नुकसान कमजोर आबादी को उठाना पड़ता है। ईंधन की कमी और बेलगाम महंगाई की सीधी मार इन्हीं आम लोगों पर पड़ती है। चलिए अब तीसरे हिस्से पर आते हैं, प्रघात, सुरक्षा की अनदेखी। दूसरा बड़ा शॉकवेव सीधे क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़ा है, और सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया है। इन महाशक्तियों ने जिस नई कूटनीतिक शब्दावली का इस्तेमाल शुरू किया है, उसने पूरे क्षेत्र के देशों में एक तरफ ही दहशत फैला दी है। उन्हें लगने लगा है कि उनके अपने हित अब सच में खतरे में हैं। एक नया शब्द सामने आया है, रचनात्मक रणनीतिक स्थिरता या कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी।
शी जिनपिंग ने बिडेन प्रशासन के रणनीतिक प्रतिस्पर्धा शब्द की जगह इसे पेश किया है। अब सुनने में तो ये बहुत सकारात्मक लगता है ना? लेकिन इंडोनेशिया और जापान जैसे देशों के लिए ये किसी बुरे सपने जैसा है। उन्हें ये डर सता रहा है कि इस नए फ्रेमवर्क के नाम पर वॉशिंगटन और बीजिंग आपस में ही मिलकर दक्षिण चीन सागर और ताइवान जैसे बेहद अहम क्षेत्रीय मुद्दों को सुलझा लेंगे और इन देशों को इस पूरी प्रक्रिया से पूरी तरह दरकिनार कर दिया जाएगा। जरा सोचिए, दक्षिण चीन सागर में चीन का सैन्यकरण लगातार बढ़ रहा है। ऐसे हालात में अगर अमेरिका का सुनिश्चित समर्थन और उनकी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन गश्त ना हो तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश एक विशाल चीनी नौसेना के सामने खुद को बिल्कुल अकेला और कमजोर महसूस करेंगे। और तो और ताइवान को हथियारों की बिक्री को अब महज सौदेबाजी के एक मोहरे के रूप में देखे जाने की संभावना है। नीति में इस तरह के अप्रत्याशित बदलाव क्षेत्रीय देशों को और भी ज्यादा डरा रहे हैं। अब आते हैं भाग 4 पर, प्रघात, तकनीक और संसाधन। ये तीसरा बड़ा झटका तकनीक और हमारी अहम सप्लाई चेन में आई उस अनिश्चितता को लेकर है जिसने उद्योगों की रातों की नींद उड़ा दी है। इसके कारण लंबी अवधि की योजनाएं बनाना लगभग असंभव सा हो गया है। हम सब जानते हैं कि भविष्य की तकनीक के लिए दुर्लभ पृथ्वी खनिजों यानी रेयर अर्थ मिनरल्स का क्या महत्व है, और अगर इनके रिफाइनिंग की बात करें तो चीन अकेले 90% हिस्सेदारी के साथ पूरी दुनिया पर हावी है। क्योंकि इस शिखर सम्मेलन में निर्यात नियंत्रण पर कोई भी समझौता नहीं हो पाया, इसलिए दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई कंपनियां अब इन जरूरी खनिजों को पाने के लिए दर-दर भटक रही हैं। ये पूरी की पूरी सप्लाई चेन को एक अनिश्चितता के अंधेरे में धकेल रहा है। इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर किसी भी स्पष्ट समझौते का न होना एक नया ही संकट खड़ा कर रहा है। क्षेत्रीय कंपनियां अब एक अजीब सी स्थिति में हैं। वो अमेरिकी एआई प्लेटफॉर्म और चीनी एआई इकोसिस्टम के बीच बुरी तरह फंसी हुई हैं। ऐसे बटे हुए माहौल में ये तय कर पाना बहुत मुश्किल है कि किस तकनीक का उपयोग किया जाए। नतीजा, इन कंपनियों की लंबी अवधि की व्यापारिक योजनाएं और इनोवेशन पूरी तरह से ठप पड़ रहे हैं। भाग 5, जवाबी कदम, विविधता। अब इन तमाम झटकों और मुश्किलों के बीच एक बात बहुत अहम है। क्षेत्रीय देश सिर्फ हाथ पर हाथ धरे यह इंतजार नहीं कर रहे कि महाशक्तियां उनका भविष्य तय करें। बिल्कुल नहीं, वे बहुत ही सक्रिय रूप से खुद को बचाने के रास्ते तलाश रहे हैं और नए विकल्प तैयार कर रहे हैं। अगर हम इस टाइमलाइन पर नजर डालें तो पता चलता है कि यूरोप, दक्षिण अमेरिका और प्रशांत क्षेत्र में मुक्त व्यापार समझौतों की एक तरह से बाढ़ सी आ गई है। देखिए, शिखर सम्मेलन से पहले ही इन देशों ने अपने व्यापारिक भागीदारों में विविधता लाना शुरू कर दिया था। वर्तमान में देखें तो यूरोपीय संघ ने इंडोनेशिया के साथ एक नया समझौता किया है। अगले साल थाईलैंड, मलेशिया और फिलीपींस के साथ ऐसे ही समझौतों की योजना है। और भविष्य को सुरक्षित करने के लिए CPTPP का विस्तार हो रहा है। वहीं वियतनाम मर्कोसूर की ओर रुख कर रहा है। साफ है कि ये देश अपने व्यापार को महफूज रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। और इसी के साथ हम अपने अंतिम भाग पर आते हैं, भाग 6, एक अनिश्चित भविष्य। यहां आकर एक बहुत ही अहम और विचारणीय सवाल खड़ा होता है। क्या तेजी से किए जा रहे ये सारे विविधता के प्रयास वास्तव में उन विशाल वैश्विक खतरों को मात दे सकते हैं जो इस क्षेत्र पर मंडरा रहे हैं? हालांकि नवंबर 2026 तक अमेरिका और चीन के बीच एक टैरिफ युद्ध विराम लागू है। ऊपर से देखने पर यह एक बड़ी राहत की तरह लगता है, लेकिन वॉशिंगटन में जिस तरह का अप्रत्याशित नेतृत्व है, उसका सीधा सा मतलब यह है कि यह व्यापार युद्ध किसी भी दिन, किसी भी क्षण आसानी से फिर से भड़क सकता है। व्यापार में इस तरह के छोटे-मोटे ठहराव किसी भी स्थायी या सुरक्षित भविष्य की गारंटी नहीं दे सकते। अनिश्चितता की तलवार हमेशा लटकी रहती है। अंत में ये पूरा विश्लेषण सोचने पर मजबूर कर देता है। एक पुरानी अफ्रीकी कहावत है कि जब हाथी लड़ते हैं तो हमेशा घास को ही नुकसान होता है। लेकिन इस पूरे कूटनीतिक घटनाक्रम को समझने के बाद दिमाग में एक सवाल जरूर आता है कि जब वे हाथी शांति से मिलते भी हैं तो क्या तब भी वो घास कभी पूरी तरह से सुरक्षित हो सकती है? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है इस विश्लेषण से दुनिया के इस बदलते स्वरूप को गहराई से समझने में मदद मिली होगी।